सर्वेषां शुभम भूयात्। प्यारे भैया बहन, आप कैसे हैं? आज के इस ऑनलाइन क्लास में मेरा प्रकरण है क्रिया विशेषण। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने शब्द के प्रयोग के आधार पर शब्द के जो दो भेद हो जाते हैं प्रयोग के आधार पर, अभिकारी और विकारी और अविकारी। तो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम और विशेष क्रिया विशेषण आता है। क्रिया आती है और विशेषण आता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इसमें भी चार आते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुनिए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, चार आते हैं। तो वही जो आपका है प्रयोग के आधार पर दो प्रकार हो गए, विकारी और अविकारी। अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसको अव्यय भी कहते हैं। अब यही आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। बहुत बड़ी बात नहीं है, क्रिया विशेषण को बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य सी बात है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को, या जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान से सुनिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इस तरह से इसके मुख्य रूप से तो चार भेद होते हैं, लेकिन कुछ उपभेद भी हैं। कुछ उपभेद है, उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस पर आएंगी कि इसके मुख्य चार भेद कौन कौन से हैं। इसे आप ध्यान से सुनिए और देखिए भी। यह स्थानवाचक। स्थान का आशय आप जगह से जान ही गए होंगे। जगह, कालवाचक समय, रीतिवाचक ये बच्चों है ढंग से। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के ऐसी रीति है, वहां की ऐसी परंपरा है, ऐसा ढंग है कि प्राण भले चल जाए लेकिन वचन नहीं जाएगी। ऐसी है रीति। रीति का अर्थ हो गया ढंग, प्रणाली, व्यवस्था, तमाम इसके और भी उपनाम है। परिमाण, परिमाण का अर्थ हो गया बच्चों मात्रा। जहां मात्रा का बोध हो, कितना, 5 रुपए मात्र, 100 रुपए मात्र, ऐसा होता है ना, वही बात है यहाँ। तो सबसे पहले मैं कुछ शब्दों को भी लिखी हूं, आप अपनी कॉपी में यह नोट करने वाला, आलोक या नोट करने वाला प्रश्न है। इस शब्द को आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में अवश्य। कौन कौन से शब्द को आप कैसे क्रिया विशेषण को पहचानेंगे, तो उन शब्दों को मैं कैटेगरी के अनुसार अलग अलग कैटेगरी बना दी हूँ, अलग अलग लिख भी दी हूँ। उसको आप ध्यान से देखें और सुने। स्थानवाचक, स्थानवाचक में कहाँ और कालवाचक में कब, रीतिवाचक में कैसे, परिमाणवाचक में कितना। एक 3 मुख्य 4 शब्द मैंने दे दिया, उसके बाद भी और शब्द हैं। अब देखिए, दाएं बाएं। दाएं बाएं, मोहन दाएं आ जाओ, राधा बाएं चली जाओ, हो गया ना दाएं बाएं। इधर उधर, इधर उधर भी है स्थान, इधर से थोड़ा हट जाइए, उधर जाइए, है ना, स्थान हो गया। इस स्थान से हट के दूसरे स्थान पर जाइए। दूर पास, मेरे पास आइए, कुछ बताना है आपको। दूर, दूर चले जाइए, उस सामने हमसे दूर चले जाइए, अर्थात हम जिस स्थान पर हैं, इस स्थान को छोड़ करके दूर चले जाइए। नीचे, नीचे है। अब ऊपर नीचे, छत ऊपर और नीचे, अर्थात कोई छत के ऊपर है और कोई नीचे है। यहाँ वहां, ये स्थानवाचक ऐसे शब्द हैं।
उसका लाभ दिखाई देगा। निरंतर प्रयास से ही हम अपने मंजिल को पाएंगे। निरंतर अर्थात यह भी क्या हो गया, काल, समय का बोध करा रहा है। अभी अभी राधा अभी अभी गई है, अभी अभी मतलब तुरंत गई है। जब मैं वहां गया या वहां गई तो वहां गीता नहीं थी, तब गीता चली गई। जब मैं वहां गई तब गीता वहां से चली गई, ऐसे शब्द आ गया। अब मैं जा रही हूं देखने गीता है कि नहीं। ये तीनों शब्दों को मैंने इसमें प्रयोग कर दिया कि जब मैं गई तो गीता वहां से तब चली गई, अब मैं फिर जा रही हूं देखने। अर्थात कब, बार बार, प्रतिदिन, निरंतर, अभी अभी, जब, अब, जब, तब आदि शब्द आते हैं। फिर रीतिवाचक को देखिए, रीतिवाचक धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चलता है, इसी से कछुआ धीरे धीरे चल के क्या हुआ, खरगोश से दौड़ में आगे निकल गया। गलत सही गलत का निर्णय करने के बाद ही, उचित अनुचित, सही गलत का निर्णय करने के बाद ही क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ऐसे वैसे हम ऐसे वैसे नहीं है। मधुर तिक्त का अर्थ होता है बच्चों कड़वा। जैसे कहते हैं ना कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, वही कटुक का अर्थ होता है, तिक्त का अर्थ होता है कड़वा। मधुर मीठा। परिमाण, कितना चाहिए, अधिक। जैसे कहते हैं ना कि अधिक, मुझे अधिक सामान की आवश्यकता थी, अधिक चाहिए। थोड़ा सा चाय दे दीजिए, थोड़ा सा खाना दे दीजिए, थोड़ा सा नाश्ता दे दीजिए। कम, बहुत कम चाहिए, थोड़ा सा पाऊंगा या पाऊंगी तो भी खा लूंगी। फिर है ज्यादा सा चाहिए, आदि। अब आप शायद समझ गए होंगे हमारे प्यारे भैया बहन कि मुख्य रूप से क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है स्थानवाचक, जो हमें स्थान का बोध कराते हैं। फिर दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, फिर है परिमाणवाचक। पहले ने हमें स्थान जगह का बोध कराया, दूसरे ने समय का, तीसरे ने ढंग का और चौथे ने परिमाण मात्रा का बोध कराया। तो फिर हम आपको अब सबकी यह स्थानवाचक की परिभाषा लिख रही हूँ कि स्थानवाचक किसे कहते हैं, इसे आप जानिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें नंबर 1 है जो शब्द स्थान से संबंधित विशेषता बताते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण चाहे तो योजक चिन्ह भी लगा के लिखेंगे, अगर अलग लिखेंगे तो योजक चिन्ह लगाएंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम योजक चिन्ह बीच में लगा के भी लिख सकते हैं। उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सेंटेंस को पूरा कर दें वाक्य को। अब ये हो गई आपकी परिभाषा। जो शब्द स्थान से संबंधित, अब स्थान से संबंधित
विशेषण। राधा बरामदे में बैठी है। सोहन छत भी नहीं लिख सकती हूँ, छत की जगह ऊपर भी लिख सकती हूँ, दोनों बात लिख सकती हूँ। कोई शब्द छत पर बैठा है। गिलास वहां है। अब इसमें मैंने 3 उदाहरण आपको दिया। यह तीनों उदाहरण जो है किसी अन्य क्रिया विशेषण का नहीं है, यह केवल सिर्फ बच्चों या स्थानवाचक क्रिया विशेषण का है। स्थानवाचक का राधा नंबर 1 हो गया, 1 हो गया, 2 या 3। राधा यह संज्ञा हो गई। अब बरामदा एक स्थान हो गया, एक ही क्या हो गया, स्थान हो गया। छत भी स्थान हो गया। वहां गिलास वहां है, बॉटल वहां है, थाली वहां यहाँ है। अर्थात ये जो यहाँ से जो बता रहा है वो बता रहा है कि यहाँ गिलास नहीं है, गिलास वहां है, मेरे पास गिलास नहीं है। वहां यहाँ ऐसे मैंने शब्द भी लिखा था, आप शायद ध्यान से देखे होंगे तो समझ भी गए होंगे। अब यहाँ वहां हो गया, यहाँ क्या हो गया, बरामदा हो गया। छत पर या ऊपर भी कर सकते हैं, ऊपर बैठा, ऊपर मतलब उस स्वलोक में, उस स्वर्गलोक में नहीं, बल्कि छत के ऊपर की बात है। तो ऐसा राधा बरामदे में बैठी है, सोहन छत पर बैठा है, गिलास वहां है। अब ये सब तीनों शब्द जो हैं, ये तो सब हो गए। गिलास जो है यह विसंज्ञा में आएगी, और बाकी सब शब्द जो है बीच, ये सभी शब्द जो हैं तीनों, बरामदा, छत और वहां, ये तीनों किसको दर्शा रहे हैं, स्थान को दर्शा रहे हैं। तो इस तरह से यह आपका क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसको आप ध्यान से लिखिए, पढ़िए और समझिए। फिर है आपका दूसरा उदाहरण, मैं लिख दूं। दूसरा है, स्थान के बाद मैंने आपको बताया था कालवाचक। कालवाचक दूसरे नंबर पर है कालवाचक। वाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक जो शब्द समय से संबद्ध, संबद्ध का अर्थ होता है संबंधित, किसी से संबद्ध हो। जो शब्द समय से संबद्ध विशेषता बताते हैं, उन्हें कालवाचक, वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द समय से संबद्ध विशेषता को बताते हैं या समय से संबद्ध विशेषता के वाचक हो। वाचक का अर्थ होता है बच्चों बताने वाला। जो शब्द समय से संबद्ध विशेषता बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसमें राधा, अब राधा शाम को पढ़ाई कर रही है, या शाम से राधा पढ़ रही है, शाम से रात तक पढ़ रही है। अब क्या हो गया, अब ऐसा हो गया कि अर्थात वह बहुत देर से पढ़ रही है।
निरंतर प्रयास कर रहा है। अब प्रतिदिन, ये क्या हो गया, प्रतिदिन, शाम, निरंतर, ये सब किसके वाचक हो गए, समय के वाचक हो गए बच्चों। इसलिए यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण है। मोहन प्रतिदिन व्यायाम करता है, अर्थात प्रत्येक दिन करता है, किसी दिन वह नागा नहीं करता है, इसलिए वह स्वस्थ रहेगा। राधा शाम से पढ़ रही है, अर्थात राधा जो है वह शाम से बैठ करके पढ़ रही है। अब बहुत पढ़ाई कर ली। सोहन निरंतर प्रयास कर रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सोहन निरंतर प्रयास कर रहा है। और ऐसे भी शब्द आते हैं कि पढ़ाई करो, परीक्षा जल्दी है। जल्दी है मतलब जल्दी आने वाली है, जल्दी ही आने वाली है परीक्षा, तो ऐसे कह दिया जाता है पढ़ाई करो, परीक्षा जल्दी होगी। हम आचार्य भी कह देते हैं बच्चों से पढ़ाई करो, परीक्षा जल्दी होगी। तो जल्दी होना मतलब वह समय का बोध करा रही है कि परीक्षा जल्दी होगी। तो यहाँ भी क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो शायद हम हमारे उदाहरण से परिभाषा को आप समझ गए होंगे। अपनी क्लियर कॉपी में इसे नोट करेंगे और स्वच्छ सुलेख में नोट करेंगे और पढ़ेंगे भी, पढ़ाई भी करेंगे। धन्यवाद। आजकल आप लोग पढ़ाई कम कर रहे हैं, पढ़ाई जो है प्रतिदिन करने वाली, ये नहीं कि एक दिन कम पढ़े ज़्यादा, एक टाइम टेबल बना के प्रतिदिन पढ़ाई करिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना है।